अब हम चलते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, राइट? ये क्या है? सो दिस इज असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी को भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है जिसके बिना कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता है। सो सेक्शन नंबर 10 टेल्स इट ऑल, लेकिन सेक्शन नंबर 10 में सिर्फ 6 ही चीजें हैं, लेकिन बेस्ड ऑन द पास्ट केसेस, बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकलिटी, ऐसी कुछ चीजें हैं जो सेक्शन 10 में नहीं है लेकिन होनी कंपलसरी है। जहां पर सेक्शन 10 सिर्फ बताता है एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी, लॉफुल कंसिडरेशन और लीगल ऑब्जेक्ट के बारे में, वहीं पर हमें ये जानना जरूरी है कि बिना दो पार्टीज के, बिना इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के, बिना फुलफिलमेंट ऑफ फॉर्मेलिटीज, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के, भैया कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं सकता। ठीक है, एक एक करके सारी चीजें समझते हैं। ओके, डिटेल में ध्यान से सुनना और अच्छे से देखना। कुछ भी डाउट होगा तो जब मैं समझा दूं उसके बाद पूछ लेना। कम से कम होनी चाहिए दो पार्टीज, यानी कोई भी पर्सन चाहे वो खुद का कितना भी फेवरेट क्यों ना हो, वो खुद के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। देयर हैज टू बी एटलीस्ट टू पार्टीज। ठीक है, तो मैम यहाँ पर क्या नेचुरल पर्सन एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? ए बी के साथ कर सकता है, सी डी के साथ कर सकता है, डी बी के साथ कर सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन भी अगर है तो उनके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, लाइक कंपनीज, यूनिवर्सिटीज, LLPs, इन लोगों के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करना पॉसिबल है। ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की अगर मैं बात कर लूँ तो उसमें बायर और सेलर तो अलग अलग पार्टीज चाहिए होती है, राइट? तो एक केस हुआ था स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामलाल एस एंड कंपनी, जहां पर पार्टनरशिप फर्म हो रही थी डिसॉल्व, बेचारा। ठीक है, और उस पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा था तो एसेट्स जा रही थी पार्टनर्स को। क्या पार्टनर्स बायर थे यहाँ पर? नहीं। क्या फर्म और पार्टनर अलग अलग होते हैं? नहीं। लेकिन फिर भी स्टेट ऑफ गुजरात की तरफ से सेल्स टैक्स का नोटिस चला गया कि आप टैक्स पे कीजिए। तो टैक्स तो तब पे होता है ना जब सेल होता है, और सेल के लिए तो दो पार्टीज चाहिए, लेकिन फर्म और पार्टनर्स अलग थोड़ी है। तो भैया कोई सेल कोई परचेज नहीं है, इट इज जस्ट दैट कि फर्म की एसेट पार्टनर्स कुछ पे करके ले रहे हैं ताकि लाइबिलिटीज का सेटलमेंट हो सके। सो इट इज इंडीड अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, लेकिन उस पर तुम सेल्स टैक्स नहीं लगा सकते हो क्योंकि वो दोनों सेम पार्टी नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट। नंबर 2, पार्टीज का इंटेंट होना चाहिए कि वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे, यानी सोशल डोमेस्टिक टाइप के जो अग्रीमेंट होते हैं वो यहाँ पर कवर्ड बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो हस्बैंड ने अग्री किया वाइफ को कि वो कुछ अमाउंट उसको हर मंथ मेंटेनेंस की तरह पे करेगा जब तक वो अब्रॉड जा रहा है। ठीक है, बाद में उसने पे करना बंद कर दिया, वाइफ ने केस कर दिया, फाइनली कोर्ट का डिसीजन आया। क्या हस्बैंड लीगली बाउंडेड था पे करने के लिए? बिल्कुल नहीं। वो तो आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन पे कर रहा था। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम सोशल एग्रीमेंट्स कहते हैं, और सोशल एग्रीमेंट्स लीगली एनफोर्सेबल नहीं हो सकते। दूसरा एग्जाम्पल, लेखपाल ने अपने बेटे को कहा मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा अगर तुम सी एग्जाम पास कर लेते हो। तो बेटा पास हो गया, पापा ने देने से मना कर दिया। क्या कोर्ट केस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सोशल एग्रीमेंट, यार पापा ने बोला ऑलरेडी तेरे ऊपर इतना खर्चा हो गया, अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स लगे, कहीं को 5 लाख रुपए चाहिए तेरे को, है ना? नेक्स्ट एग्जांपल, ए ने कुछ गुड्स सेल करी है बी को ऑन द कंडीशन दैट ही मस्ट पे फॉर द अमाउंट ऑफ गुड्स विद इन 30 डेज। अब यहाँ पर दोनों के बीच में लीगल रिलेशनशिप है, कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है भैया ये। ओके, नंबर 3, सर्टनिटी ऑफ मीनिंग। जो भी हम एग्रीमेंट कर रहे हैं वो सर्टन होना चाहिए, वेग या इंडेफिनिट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ए ने एग्री किया बी को टू सेल 100 टन्स ऑफ ऑयल, बट व्हाट डू यू मीन बाय हंड्रेड्स ऑफ टन ऑफ ऑयल? आई विल सेल यू 100 टन्स ऑफ ऑयल। 100 किलो, 1000 किलो, 500 किलो, 50 लगे 5000 kgs। सो एग्जैक्टली वो हंड्रेड्स को डिफाइन करना पड़ेगा ना, वो अगर डिफाइन नहीं है तो ये वैलिड ही नहीं है। XYZ लिमिटेड अग्री टू लीज द लैंड टू मिस्टर ए फॉर इनडेफिनेट पीरियड। भैया इनडेफिनेट नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? पीरियड मेंशन करना जरूरी है, आप 1000 साल लिख दीजिए, ओके, ऑटोमेटिकली इनडेफिनेट हो जाएगा। बट इनडेफिनेट पीरियड इज लाइक नथिंग। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अग्रीमेंट।
अगर किसी एग्रीमेंट में घुस रहे हो ना, वो परफॉर्म करने लायक है या नहीं है वो भी चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो परफॉर्म करने लायक ही नहीं है तो उसे एनफोर्स भी नहीं किया जा सकता। जैसे कि ए ने बी को कहा कि जादू से तुम यहाँ पर ट्रेजर क्रिएट कर दो। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या एनफोर्सेबल है? नहीं, क्योंकि सबको पता है ये वेग है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो सेक्शन नंबर 10 में अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारी चीजें, लेकिन ऐसी चीजें जो सेक्शन 10 में नहीं है वो क्या क्या है? 5 चीजें। देयर हैज टू बी 2 पार्टीज, पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशन बनाने का। देन देयर हैज टू बी सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, नॉट बैड। अब हम आते हैं सेक्शन 10 में क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 10 के अंदर लिखा हुआ है सबसे पहले ऑफर, एक्सेप्टेंस और एन अग्रीमेंट। एक ही बात है ना, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बोल दो, एग्रीमेंट बोल दो। तो भैया कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता अगर अग्रीमेंट ना हो। अगर कोई ऑफर नहीं करेगा तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, और आगे नहीं बढ़ेगी तो भैया कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? बिल्कुल हमारी शादियों की तरह। ओके, पहले कोई प्रपोज करता है, फिर कोई उसे एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने के बाद दोनों कमिटमेंट में एंटर हो जाते हैं, एग्रीमेंट में, और बाद में फिर फाइनली राउंड एंड राउंड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अरेंज मैरिजेस में भी ऐसे ही होता है, बायोडेटास पर बायोडेटास आते हैं, वो इन्विटेशन टू ऑफर। फिर जो बायोडेटा पसंद आता है हम उसके पास प्रपोजल भेजते हैं हमारे बायोडेटा के साथ, सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है, फिर कमिटमेंट हो जाती है। रोका बोलते हैं ना उसको, है क्या? कमिटमेंट ही तो ये है, एग्रीमेंट ही है। और फिर उसके बाद में जब शादी होती है तो कॉन्ट्रैक्ट, है ना, ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट। अब उसमें चाहिए होता है फ्री कंसेंट। किसी ने जोर से थप्पड़ मार के बुलवा दिया, आई डू कबूल है या मैं वचन देती हूँ, तो वो नहीं चलेगा भैया, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। दोनों ही पार्टीज कंसेंट दे रहे हैं, उस कंसेंट को सेम सेंस में समझना बहुत जरूरी है। सेम चीज को सबसे पहले सेम सेंस में समझिए, कंसेंसस एड एडम होना चाहिए। मैं अगर किसी को अपनी लाल कार बेच रही हूँ और सामने वाला सोच रहा है कि वो काली कार खरीद रहा है, भैया कंसेंसस एड एडम नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं है, भले ही पैसे दे लियो ले लियो। समझ गए? पैसे वापस देने पड़ जाएंगे। वैलिड कब होगा? जब दोनों एक ही चीज को एक ही सेंस में समझ रहे। और फ्री कंसेंट कब नहीं होती है? जब वो कॉशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक की वजह से होती है, तब भी हम कहते हैं भैया कंसेंट फ्री नहीं है। ठीक है, ए ने बी को धमकी दी कि वो उसे 2000 रुपए दे, नहीं तो वो उसको उड़ा देगा। डोंट यू थिंक यहाँ फ्री कंसेंट तो नहीं है, जोर जबरदस्ती तो है। नेक्स्ट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। पार्टीज अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनमें वो लीगल एबिलिटी होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने का। लीगल एबिलिटी है या नहीं है कैसे पता चलेगा? सबसे पहले देखो, क्या एज ऑफ मेजोरिटी क्रॉस कर लिया? एज ऑफ मेजोरिटी मतलब मिनिमम 18 ईयर्स ऑफ एज। अगर कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है वो कम से कम 18 साल का तो होना ही चाहिए। देन दैट पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड। ओके, अगर कोई भी पर्सन साउंड माइंड का नहीं है, लुनाटिक, इडियट या ड्रंकेड पर्सन है, तो उसके केस में वो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है व्हेन दैट पर्सन इज नॉट इन हिज सेंसेस, सो उस केस में हम कह देंगे भैया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। एंड नंबर 3, अगर कोई पर्सन क्लियरली डिस्क्वालिफाइड है कॉन्ट्रैक्ट करने से, क्लियरली डिस्क्वालिफाइड मतलब कोर्ट ने उसे रोका हुआ है, कोई फॉरेन एनिमी है वो हमारा, फॉरेन सॉवेनियर है, कोई कन्विक्ट है जिसे कोर्ट ही परमिशन नहीं देता कि आप कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हो, तो ऐसे केस में भी भैया अगर ऐसा इंसान कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो लीगली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट क्या था यहाँ पर? ऑफर्ड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, और पार्टीज केपेबल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, कंसिडरेशन होना चाहिए। दिस इज अ वर्ड नोन एज क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न। कहते हैं नॉर्मली कोई नेचुरली क्रिएटेड रिश्ता होता है ना, उसमें भी कुछ ना कुछ तो लेन देन होती है। तो ये तो हम कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें, उसमें अगर समथिंग इन रिटर्न ना हो, गिव एंड टेक ना हो, तो वो कैसा रिलेशन है? सो ए ने अग्री किया टू सेल हिज बुक टू बी फॉर ₹100 एंड बी प्रोमिसेस टू पे ₹100। तो ए के लिए कंसिडरेशन क्या है? 100 रुपए। बी के लिए कंसिडरेशन क्या है? किताब, कि उसके 100 रुपए के बदले में उसको किताब मिल गई। ओके,
लेकिन ये जो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट है ना, ये भैया लॉफुल होना चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी या इमोरल नहीं होना चाहिए। ए ने प्रॉमिस किया कि वो प्रोसिक्यूशन यानी कि केस ड्रॉप कर देगा बी के अगेंस्ट रॉबरी का, अगर बी ए को वापस उसकी चीजें दे देता है। भैया ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, अनलॉफुल है ना। ए ने अग्री किया बी को कि वो अपना घर बेच देगा अगर बी उसे 100 किलो कोकेन देता है, तो भाई इट इज अनलॉफुल, इलीगल, नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एंड लास्ट इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। अग्रीमेंट जो भी एंटर हो रहा है और लॉ उसको अगर इलीगल डिक्लेयर कर दे रहा है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, तो भैया फिर वो तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही है, वो कभी भी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाएगा। A threat to commit murder or making publishing defamatory statement entering into the agreement, it is opposed to public policy। कोई किसी को धमकी दे रहा है ना कि भैया मैं उसका खून कर दूंगा उसके बदले में उसे काम करा लो, या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कुछ है, किसी को आप धमका रहे हो, ये सारे वॉइड एग्रीमेंट्स है और लीगली एनफोर्सेबल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर कभी भी अगली बार कोई पूछे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए असेंशियल है, जिसके बिना कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता है, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को चाहिए सबसे पहले लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एबल केपेबल होना चाहिए, नहीं तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए तो होना चाहिए, है ना, तो वो फॉर्मेलिटीज हमें पूरा करना पड़ेगा। दैट कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड, ऐसा कुछ भी उसमें अपोज टू पब्लिक पॉलिसी ना हो जिसकी वजह से हम उसे वॉइड डिक्लेयर कर रहे हैं। देन परफॉर्म करने लायक को परफॉर्म कर सके, सर्टेन हो, डिफाइंड हो, मीनिंगफुल हो। देन ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए, जो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। कंसेंट हमेशा फ्री होना चाहिए। अगर जोर जबरदस्ती से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, ना ही अगर दोनों पार्टीज अलग अलग चीजें सोच कर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तभी भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। देन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए वैलिड ऑफर और एक्सेप्टेंस जरूरी है, और इंटेंशन जरूरी है कि हमें कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना है। ठीक है, सो कुल मिला के इतनी सी चीजें जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है। कुछ भी डाउट है तो डेफिनेटली अब तुम पूछ सकते हो। ओके।